ये जो सिचुएशन है ये एक रात में नहीं बनी, लंबे समय से लोगों पे प्रेशर रहा है। अभी के जो करंट सुप्रीम लीडर है उनका नाम है अली खमीनी। लेकिन होता यहाँ पे क्या है कि जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी नैरेटिव सेट था कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, चीजें बहुत सही हैं, वो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर दिया। देखिए आज हम जो देख रहे हैं ईरान में कि काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा लोग गुस्सा है अपनी सरकार से। ये जो सिचुएशन है ये एक रात में नहीं बनी है, या फिर ये जो सिचुएशन है ये ओवरनाइट नहीं बदली है। इसके पीछे काफी सारे रीजन है और ये काफी लंबे समय से चला आ रहा था। देखिए ईरान काफी लंबे समय से एक ऑटोक्रेटिक नेशन रहा है। ऑटोक्रेटिक नेशन वो नेशन होते हैं या वो देश होते हैं जहां पे तानाशाही होती है। अब जिस देश में तानाशाही है वहां पे जाहिर सी बात है जो फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों के वो कम होंगे। अब जो सरकार है वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स तो कम दे रही है, इसके बदले में वो प्रॉमिस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स। उसके साथ साथ यहाँ पे सरकार को एक नैरेटिव भी सेट करना पड़ता है लोगों के दिमाग में, ताकि वो सरकार, वो जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सही से चल सके। अब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो काफी लंबे समय से लोगों पे प्रेशर रहा है, काफी लंबे समय से लोगों की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुई है, इस वजह से हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली है, इन्फ्लेशन देखने को मिला है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुई है। इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ईरान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी, तब हम लोग समझ पाएंगे कि ये प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। अब देखिए जो एनालिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि जो ईरान है वो एक ऑटोक्रेटिक नेशन है। अब क्योंकि एक ऑटोक्रेटिक नेशन है, क्योंकि एक तानाशाही वाला देश है, तो यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो एक इंसान के हाथ में होगा। उस इंसान को ईरान में सुप्रीम लीडर कह के बुलाते हैं। अभी के जो करंट सुप्रीम लीडर है उनका नाम है अली खमीनी। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी ऑटोक्रेटिक नेशन को चलाने के लिए यहाँ पे जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी होती है, उसे नैरेटिव सेट करना होता है, उसे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, सब्सिडीज देनी पड़ती है, और साथ ही साथ एक बेहतरीन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम भी बनाना पड़ता है। क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि लोगों का उन पर ट्रस्ट बने। क्योंकि यहाँ पे एक चीज हो रही है जो कि है एक्सचेंज ऑफ राइट्स। सरकार राइट्स के एक्सचेंज में लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि जो डेली लाइफ है लोगों की वो मैनेजेबल रहे। अब अगर डेली लाइफ यहाँ पे लोगों की मैनेजेबल है, लोग डेली एसेंशियल्स अपने सही से खरीद पा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को गुस्सा भी नहीं आएगा और साथ ही साथ सरकार को देश चलाने में भी आसानी होगी। यहाँ पे जो दूसरी चीज आती है, किसी भी सरकार को देश चलाने के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए होती है, एक विचारधारा चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो ईरान की विचारधारा है या जो ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो है शिया रेवोल्यूशनरी। इस आइडियोलॉजी के बहुत डेप्थ में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड जो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर बताऊंगा। पे इनजस्टिस के खिलाफ रेजिस्टेंस को एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया। अब देखिए इसी फ्रेमवर्क के अंदर एंटी इंपीरियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आता है। एंटी इंपीरियलिज्म बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज है या जो स्पेशली जो वेस्टर्न पावर है उनका इन्फ्लुएंस अपने देश में ना चलने देना, या उनका जो इन्फ्लुएंस है उसे चैलेंज करना। और साथ ही साथ ये जो पूरी आइडियोलॉजी है ये इनके नैरेटिव को भी एक लेजिटिमेसी देती है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज और सिक्योरिटी डिसीजन। अब जैसा कि यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है एक ऑटोक्रेटिक नेशन में कि वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे, वो लोग जॉब्स देंगे, सब्सिडीज देंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज में फेल होती हुई दिख रही थी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की तो मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 40% तक पहुंच गया था। इवन दिसंबर में इट वॉज 42.2%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे करेंसी का भी डिप्रिसिएशन देखने को मिला। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं और 2015 में देखते हैं, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले, तो एक यूएस डॉलर लगभग 27,000 ईरानियन रियाल के बराबर था। वो आज बढ़ के 1.42 मिलियन रियाल के बराबर हो गया है। जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी काफी कम थी, लगभग 3 से 4%, जो कि बहुत कम होता है। और यहाँ पे एक और चीज थी जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट ईरान में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में और वुमेन्स में देखने को मिला था। अब ये जो सारी चीजें हैं ये एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और पूरी करनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही थी।
इसके साथ साथ ये तो खैर इंटरनल मैटर था, एक देश के अंदर क्या हो रहा है ये वो चीजें थी, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर भी था, एक्सटर्नली भी कई चीजें हो रही थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक काफी बड़ा सेटबैक देखने को मिला। अब देखिए इस एक्सटर्नल फैक्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है यहाँ पे JCPOA एग्रीमेंट यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब देखिए 2015 में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और ईरान एक साथ आते हैं और यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट है ये साइन करवाया जाता है जिसमें कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो नहीं बनाएगा और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पे लगे हुए कुछ सैंक्शंस हटा देगा जिससे कि ईरान दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सके और दोबारा से ईरान की इकोनॉमी ग्रो कर सके। अब यहाँ पे कुछ चीजें प्रॉमिस की जाती हैं। सबसे पहला ईरान की तरफ से ये प्रॉमिस किया जाता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लिमिट कर देगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ईरान में जाके साइट्स पे चेक कर सकते हैं कि क्या ईरान इस प्रॉमिस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यूएस बदले में कुछ सैंक्शंस हटा देगा जिससे कि ईरान की इकोनॉमी ग्रो कर सके। लेकिन होता यहाँ पे क्या है कि जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो जो ये डील थी, ये जो अग्रीमेंट था, इससे बैक ऑफ कर लेता है यूनाइटेड स्टेट्स। और जब यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स बैक ऑफ करता है तो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी वहाँ से बाहर हट जाती हैं और साथ ही साथ जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो ईरान भी इस अग्रीमेंट को मानने से मना कर देता है और वो भी बैक ऑफ कर लेता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये चीज़ होती है यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा से ईरान पे सैंक्शंस लगा देता है और जो यूरोपियन कंपनीज थी ईरान में, जिनकी वजह से ईरान में ग्रोथ देखने को मिली थी, इंप्लॉयमेंट देखने को मिली थी, वो कंपनीज भी यहाँ से बैक ऑफ कर लेती है कॉज ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन। अब यहाँ पे जिन्हें नहीं पता सेकेंडरी सैंक्शंस के बारे में उन्हें सिंपली बता देता हूँ। सेकेंडरी सैंक्शंस यानी कि अगर हम लोग इस केस में देखें तो जो भी यूरोपियन कंपनीज ईरान में हैं और ईरान की इकोनॉमी को ग्रो करवाने में हेल्प कर रही हैं, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पेनल्टी फेस करने को मिल सकती थी। इस वजह से वो भी जो है बैक ऑफ कर ली। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग ओवरव्यू देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे निकल चुका था, यूरोपियन कंपनीज यहाँ से हट चुकी थी, ईरान भी इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था। तो जो बेसिकली ईरान में ग्रोथ देखने को मिली थी, ईरान में एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। ऑयल के एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में देखने को मिला और साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट पे। और जब ये सारी चीजें हुई तो जितने भी नैरेटिव सेट किए थे ईरानियन गवर्नमेंट ने वो यहाँ पे कोलैप्स कर गए। जैसे कि वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद कंट्री बहुत अच्छे से काम कर रही है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब टेम्परेरी है, कंट्री अभी भी रेजिलियंट है और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये जितना नैरेटिव था ये सब यहाँ पे कोलैप्स। अगर हम लोग इसको ग्राउंड रियलिटी से मैच करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया था, कंट्री की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो चुकी थी, साथ ही साथ यहाँ पे जो नॉर्मल इसेंशियल्स है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो नॉर्मल इसेंशियल्स है, जो डेली लाइफ की चीज़ें वो यहाँ पे महंगी हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी नैरेटिव सेट था कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, चीज़ें बहुत सही हैं, वो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यूथ और गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्कनेक्ट देखने को मिला। गवर्नमेंट आज भी रेजिस्टेंस की बातें, उसके साथ साथ पुराने स्लोगन्स और एंटी इंपीरियलिज्म की बातें कर रही है। जो यूथ है वो स्टेबिलिटी, इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ और डिस्कनेक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल टेंशन यूथ के बीच में और जो पॉपुलेशन है उसके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में देखने। और यही सब जो चीजें थी, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना डिलीवर कर पाना, नैरेटिव फेल होना, उसके साथ साथ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉपुलेशन है बेसिकली उसकी जो सेंटिमेंट्स है उसे ना सेटिस्फाई कर पाना, ये जो सारी चीजें थी काफी समय से चली आ रही थी। और वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चले जाना, तो यही हुआ और इसी वजह से यहाँ पे एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला ईरान में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।